जय हिंद साथियों, फिर से एक बार हम हमारे चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पॉलिटी में आज हम लोग बात करेंगे भाग, अनुसूची और अनुच्छेद के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कितने भाग हैं, नहीं कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाग जो है, अगर हम भाग देखें तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं टोटल। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये लगभग क्या, ये टोटल 395 है। और अगर हम बात करें, ये मूल अनुच्छेद है एक्चुअली, क्योंकि इसमें और भी विस्तार भी किया गया है, जैसे कि 1 का क नहीं, 2 का ख, 3 का ग करके ऐसे ही 495 500 लगभग पूरा दिया गया है। अभी भी वो बढ़ ही रहा हुआ। तो मूल अगर बात करें, अगर संविधान में पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है मूल संविधान में, तो वह हमारा 395 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो कितने भाग हैं हमारे संविधान में? 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग समझते हैं ना। अनुसूची, अब हम बात करते हैं तीसरा, अनुसूची। अनुसूची कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ हमारे हैं संविधान में। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे 12 अनुसूची को 1 बाय 1 करके चलेंगे। उसके बाद फिर हम भाग पे आएंगे, उसके बाद हम अनुच्छेद पे आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अनुसूचियाँ को। ठीक है, तो अनुसूची में हमारा पहला अनुसूची जो है उसमें क्या वर्णित है हमारे संविधान में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। नहीं, उसमें यह वर्णित है कि भारत जो है वह क्या होगा? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। नहीं, यूनियन, जैसे कि हमारा देश जो भारत है, इंडिया है, यहाँ कितने राज्य हैं, कितने अनु केंद्र शासित प्रदेश हैं। नहीं, तो हमारा जो ये अनुसूची 1 में जो राज्यों का संघ कहा गया है, एक्चुअली यहाँ लगभग कितने राज्य हैं? नहीं, 28 राज्य है। पहले ये 29 हुआ करता था, तेलंगाना एक बढ़ा था 2014 में। बाद में फिर जम्मू कश्मीर को जो है उसको यूटीएस में बदल दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में उसको तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 अलग अलग यूटीज में बदल दिया गया, जिसके चलते जो है हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया और राज्य फिर से 28 हो गए। ठीक है, तो पहले हमारा 29 राज्य थे और यूटीएस जो हमारा अभी 8 है। अभी हमारा राज्यों की संख्या अगर बात करें तो 28 है। ठीक है, अभी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनियन जो हमारा टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह 8 है अभी। ठीक है, कितने हैं? 8 है अभी। आप लोग को मालूम होगा, अगर हम ऊपर से बात करें, भारत के मैप से ऊपर देखिए तो ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नहीं 2 हो जाता है। फिर नीचे आइए चंडीगढ़, फिर नीचे आइए दिल्ली, नहीं उसके बाद फिर आप इधर जाते हैं इधर आप आइए, पूर्वोत्तर में, पश्चिम में राजस्थान की तरफ, नहीं दादर नागर हवेली हुआ करता था, जिसको दमन दीव कहते हैं हम लोग हैं अभी। नहीं, तो उसको क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने? दादर नागर हवेली ही एक साथ दमन दीव को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर पांडिचेरी आता है। ठीक है, पांडिचेरी आ गया। उसके बाद हम देखें तो लक्षद्वीप है। नहीं, उसके बाद हम देखें तो अंडमान निकोबार है। इसी तरीक़े से हमारा 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। 21 अनुसूची में वर्णित है। पहला अनुसूची में क्या वर्णित है? भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए, दूसरा अनुसूची की बात करें तो दूसरा अनुसूची में वेतन की बात की गई है। क्या चीज़ की बात की गई है? वेतन की बात की गई। वेतन का मतलब नहीं, पेमेंट की बात की गई है, भत्ता जिसको हम कहते हैं। नहीं, तो वेतन यहाँ पे किसकी बात की गई? वेतन, जैसे कोई एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, नहीं न्यायपालिका के जज है, नहीं, तो उन सभी को वेतन की जो देने की सुविधा दी गई है, उसमें किस में वर्णित किया गया है? अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, इसमें एमपी हो गया, नहीं
कितना है, एमएलए का कितना वेतन होगा, नहीं राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, इस सारे चीज़ को इसमें वर्णन किया गया है वेतन के बारे में। ठीक है, तो अनुसूची 2 में जो है वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा था अनुसूची, पहला में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में अनुसूची, दूसरी अनुसूची में नहीं, टोटल कितना अनुसूची है, टोटल हमारा है 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 यूटीएस हैं। वेतन की बात की गई है अनुसूची 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं शपथ में। शपथ का मतलब नहीं, हम लोग ओथ कहते हैं, शपथ दिलाते हैं ना, जैसे कि प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, नहीं राष्ट्रपति का शपथ जो है तो इस तरीक़ा से, या फिर न्यायपालिका दिलाते हैं नहीं। तो अगर हम देखें शपथ की बात करें, जैसे कि आप देखते होंगे कि सबका शपथ जो है अलग अलग तरीक़ा से संविधान में वर्णन किया गया है कि किसको जो है राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाया जाएगा, नहीं मुख्य न्यायाधीश को कैसे दिलाया जाएगा, राज्यपाल को कैसे दिलाया जाएगा, एमपी को कैसे दिलाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर की कैसे शपथ दिलाया जाएगा, सबका अलग अलग प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया हमारा किस में दिया गया है, अनुसूची 3 में इसका वर्णन किया गया। अनुसूची 3 में जो है शपथ की बात कहा गया है, शपथ की बात की गई है कि सबको शपथ कैसे दिलाना है। ठीक है, तो मूल अनुसूची जो हमारा है उसमें अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। ठीक है, तो शपथ की बात किस में की गई है, अनुसूची 3 में बात की गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुसूची 2 में वेतन की बात कही गई है, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ हो गया, उसके बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे शपथ के बारे में जो मैं बताया। चलिए नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा में सीट, नहीं राज्यसभा में सीट। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में विस्तार से हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाइए कि राज्यसभा सारे नहीं राज्यों में एक सीट होती है। जैसे कि अभी राज्यसभा में सीट 4 है, तो जैसे कि बिहार में कितना राज्यसभा की सीट है, तो बिहार में 16 राज्यसभा की सीट है। नहीं अगर हम बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा है राज्यसभा लोकसभा की सीटें, नहीं 31 है यूपी में। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से राज्यसभा में सीटों की जो आवंटन किया गया है उसके बारे में बात कहाँ किया गया, अनुसूची 4 में बात की गई है। राज्यसभा में सीट कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में जो है यहाँ SC ST का जो है प्रशासन का बात किया गया है। SC ST का प्रशासन कैसा होगा, नहीं प्रशासन की बात की गई है। मतलब कि SC ST जो है हमारे देश के हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन की सुविधा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो वो हमारा अनुसूची 5 में SC ST के लिए किस तरीक़ा से SC ST को जो है शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है 10 साल के लिए जो है SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन देखा गया कि ये जो है आज भी वह तबका जो है आज भी जो SC ST के वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनका आज भी स्थिति जो है बहुत ही नीचे है। ठीक है, धीरे धीरे वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि समाज में जो है अगर एक ब्राह्मण परिवार का या एक जनरल परिवार का जो उनका समाज में इज्जत है, वो क्या SC ST के लोग को इज्जत है, मिल पाता है, नहीं मिल पाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन की सुविधा यहाँ पे कर दी गई और उसके बाद उसको हर 10 साल करके बढ़ा दिया गया। आज तक वह रिजर्वेशन बना हुआ है, क्योंकि आज भी समाज में आप देखिए कि अगर कोई भले SC ST का हो, वह नौकरी पा लो, अफसर बन जाए, लेकिन आप अगर जनरल के घर जाइएगा, ठीक है, पंडित के घर जाइएगा तो बाद में आपको वह झाड़ू पोछा जरूर मार देगा, कहेगा कहाँ से आ गया। नहीं मतलब कि समाज में आज भी जो SC ST का जो नज़रिया है वह नीचा कर रखे हैं समाज के लोग। नहीं जो ऊंचे वर्ग, जो ऊंचे जातियां के लोग हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इसी चलते हमारा जो अनुसूची जो 5 है इसमें SC ST प्रशासन के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं वह हमारा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में बात किया है। एक्चुअली ये पूर्वोत्तर राज्य हैं 4, इसके बारे में इसलिए बात किया गया है हमारा अनुसूची 6 में, क्योंकि ये जो राज्य है काफ़ी पिछड़े राज्यों में आते हैं। मतलब यहाँ पे आज भी पिछड़े हुए हैं लोग, यहाँ के लोगों। ठीक है, यहाँ का जो प्रशासन है वह काफ़ी धीमा चलता है, यहाँ के लोगों का अलग मनोवृत्ति है। नहीं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में, तो अगर पश्चिमोत्तर भारत के लोग पूर्वोत्तर में जाते हैं तो वह बहुत ही नीचे अभी भी हैं। तो इसको विकास के लिए जो है सरकार जो है संविधान में इस चारों राज्यों को विकास के लिए एक अलग प्रोविज़न का रखा गया है। ठीक है, अलग से इसका अनुसूची रखा गया है, अलग से इसका जो है प्रशासन का जो है राजनीति के लिए
किया गया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को, 4 राज्यों को कैसे विकास हो गए इसके बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, ताकि ये राज्य जो है हमारे जो राज्य हैं बाकी सब उनके बराबरी आ सकें। ठीक है, तो ये राज्य काफ़ी पिछड़े हैं, इनके विकास के लिए यहाँ पे बात की गई है, इसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं वह हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको आपको याद कर लेना है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। भाग 1 में हम भाग 1 कराओ। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई, अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की बात की गई, अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासन के बारे में बात की गई, अनुसूची 6 में हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की गई, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में, वह हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बात किया गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं 7 जो अनुसूची है, इसमें शक्तियों का विभाजन के बारे में बात कही गई है। शक्तियों का विभाजन, जैसे कि हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, कई राज्य हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अगर किसी एक हाथ में ही शक्ति हम दे देंगे तो नहीं, एक राजा होगा उसके हाथ में सारी शक्तियाँ दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो देश विकास नहीं कर पाएगा। नहीं, वह कहीं ना कहीं वो पूरी तरीक़ा से शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे जो है अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। शक्ति का विभाजन हम इस प्रकार से यहाँ पे लिस्टेड किया गया है, मतलब लिस्टेड किया गया है। लिस्टेड का मतलब कि सूचियाँ बना दिया गया है, कि इस तरीक़ा से 3 सूचियाँ बना दिया गया है। ठीक है, एक है जैसे कि समवर्ती सूची है, नहीं राज सूची है, इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। हमारा अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट तो बाद की बात है, राज्य सूची है, नहीं संघ सूची है, समवर्ती सूची, ये 3 लिस्ट में इसको बांटा गया है, चौथा तो बाद में बताएंगे हम। तो यहाँ पे शक्ति का जो विभाजन किया गया है वह हमारा 3 लिस्ट में किया गया है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, उसको हम समझते हैं आप लोग। हमको संघ सूची की बात करें तो संघ का मतलब होता है यूनियन, नहीं केंद्र कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो संघ मतलब केंद्र सरकार, यहाँ आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहा गई है। तो केंद्र जो है यहाँ पे कानून जो बनाएगी, ये कानून जो है कि सेंट्रल सरकार ही इसमें बना सकती है। पहला बात तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है अगर विषयों की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय को रखा गया। और 100 विषय को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 विषय नहीं पूछते, कुछ मेन जो है वही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि सेना का यहाँ वर्णन किया गया है संघ सूची में, नहीं सैन्य नहीं देखते हैं। जैसे कि आप पटना उटना जाइएगा या दिल्ली उल्ली कहीं, तो वहाँ पे लिखा रहता है सैन्य छावनी, नहीं सावधान सैन्य छावनी एरिया में आप हैं, तो वहाँ का जो नियम होगा वो सेना सेंट्रल सरकार का नियम चलेगा, वहाँ राज्य सरकार का नियम नहीं चलेगा वो एरिया में। ठीक है, जैसे पटना में है सैन्य छावनी दानापुर में, तो वहाँ पे जो है लिख दिया गया, तो वहाँ पे सेंट्रल सरकार का जो है कानून चलेगा, राज्य सरकार का नहीं। कोई विधायक चाहेगा तो वहाँ जाके रोड बना दे, सड़क बना दे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संघ में सेना की बात कही गई है, जनगणना को रखा गया है। ठीक है, सेना को रखा गया है, जनगणना को रखा गया है, बैंक को रखा गया है, रेल, जैसे कि आप बैंक में समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई HDFC बैंक है या यूनियन बैंक है या फिर आंध्रा बैंक है, कोई भी बैंक है, तो उसको आप देखिए कि क्या अब बिहार में अगर कोई बैंक है इलाहाबाद बैंक और वह कहीं वेस्ट बंगाल में इलाहाबाद बैंक, तो दोनों का नियम क्या अलग अलग है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए आप, अगर सोमवार को यहाँ बैंक खुली है बिहार में, तो वह सोमवार को वहाँ भी खुली है, नहीं ऐसा नहीं होता, सारा का नियम एक ही होता है बैंकों का नियम। ठीक है, तो ये सेंट्रल सरकार तय करती है, तो ये जो है सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आता है। सेना, जनगणना, बैंक, रेल भी देखिए सेंट्रल सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारा संघ सूची में कौन कौन सी लगभग 100 विषय है, जिसमें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा है राज्य सूची। राज्य सूची जो है पहले इसमें 66 विषय हुए करते थे, अब जो है 61 हो गया। एक्चुअली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये दोनों में क्या होता था, दिक्कत हो जाता था कभी कभी। मतलब कि राज्य सूची में क्या होता था कि राज्य में कुछ ऐसे विषय इसमें जोड़ दिए गए थे जो जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं सकती थी, तो इसलिए उसको जो है कुछ विषयों को यहाँ से जो है ये हमारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो बात यहाँ पे आप समझिएगा कि राज्य सूची जो होता है इसमें सिर्फ कानून जो है राज्य ही बना सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में हमारा क्या होता है, सेंट्रल सरकार ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार ही उसमें काम कर सकती है।
नहीं, सेंट्रल सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें समवर्ती सूची में, तो यहाँ पे जो है केंद्र और राज्य दोनों इसमें आप कानून बना सकते हैं, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। तो कुछ विषयों को जो है, जैसे कि पहले राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन इसमें से कुछ 5 विषयों को इसमें जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में, ठीक है। 5 विषय इससे निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों साथ में कानून बना, जैसे कि शिक्षा को जो है, आप देखिए शिक्षा जो है यहाँ बिहार में भी दिया जाता है, नहीं, जैसे कि शिक्षा विश्वविद्यालय जैसे हैं, नहीं, जैसे कि हमारा पटना यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या है, वो राज्य सरकार के अधीन आती है। और जैसे हम बात करें BHU वगैरह हो गया, नहीं, ड्यू वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, नहीं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आएगा। नहीं, जैसे कि हम IIT कॉलेज की बात करें तो वो सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आएगा। नहीं, तो वो जैसे कि LNU हो गया, नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, तो वो सेंट्रल सरकार के अधीन कार्य करता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें पटना यूनिवर्सिटी, नहीं, मगध यूनिवर्सिटी, तो क्या है, बिहार के सरकार इसके नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नहीं, फिर नियोजन प्रक्रिया, नियोजन में जैसे कि नियोजन आप समझ रहे होंगे, मजदूरी के बारे में बात की गई समवर्ती में, परिवार नियोजन की बात की गई, नहीं, कि बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे यूपी सरकार ने लागू किया कि 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, नहीं। तो इस तरीक़ा से, तो राज्य सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में बताना भूल गया, राज्य सूची में हमारा कृषि आता है, पुलिस व्यवस्था आता है, पुलिस प्रशासन आता है, नहीं, इस तरीक़ा से यहाँ राज्य सूची में जैसे कि पुलिस व्यवस्था, नहीं, कृषि से संबंधित जो चीज़ होंगे वह क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, नहीं। फिर उसके साथ आप पुलिस व्यवस्था, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था, तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती में क्या आएगा, शिक्षा, नियोजन, मजदूर, परिवार नियोजन, ये सब क्या आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक अब सूची और है, वह उसको कहा गया है अवशिष्ट उसको कहा गया, मतलब कि वैसी सूची जिसमें जो है भविष्य में के गर्भ में हो, मतलब भविष्य में अगर कुछ इस तरीका का कुछ नया इन्वेंशन हो जाए, कुछ नया चीज़ आ जाए, तो उसको रखा जाएगा, अपशिष्ट सूची में रखा जाएगा, ठीक है। तो अपशिष्ट सूची में रखा गया, जैसे कि साइबर क्राइम अभी बढ़ रहा है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है, तो वो सब सेंट्रल सरकार के अधीन आएगा। अपशिष्ट सूची में सिर्फ सेंट्रल सरकार का ही अधिकार होता है, क्योंकि ये देश का जो है मतलब सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको अपशिष्ट सूची में इसको सेंट्रल सरकार ही इस पर कर सकता है कोई भी चीज़, जैसे कि साइबर क्राइम, अंतरिक्ष, परमाणु विज्ञान या विज्ञान से जुड़ा हुआ चीज़, या फिर आप रोबोट वगैरह की बात कर सकते हैं, नहीं, सोशल मीडिया हैंडल कैसे के बारे में आप यहाँ पे अपशिष्ट सूची में इसको रख सकते हैं। तो अपशिष्ट सूची में जो है अभी इसका संख्या लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, अभी इसमें बहुत सारा डाला जा रहा है, ठीक है, इसका संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जो है पहले 47 हुआ करता था, अब ये 52 हो गया है, क्योंकि इससे राज्य सूची से इसमें 5 जोड़ दिया गया, ठीक है। राज्य सूची पहले 66 हुआ करता था, लेकिन इसे घटा के इसमें डाल दिएगा तो अब 61 हो गया। और संघ सूची की बात करें तो यहाँ पे 100 विषय हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है, नहीं, तो भाषा कितनी है, 22 भाषा है, नहीं, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, नहीं, उड़िया है। तो यहाँ पे 22 भाषा को जो है वर्णित किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है, जैसे कि भोजपुरी को भी शामिल करने की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीक़े से अब चलते हैं 9 में। 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में बात की गई। अनुसूची 9 में अगर हम देखें तो भूमि सुधार, जैसे ज़मींदारी उन्मूलन की बात की। जैसे पहले क्या होता था, जब आज़ादी के पहले हमारा जो देश में था वो ज़मींदारी प्रथा बहुत ज़्यादा ही था, वो मतलब कि हज़ारों एकड़ खेती का मालिक जो होता था वो ज़मींदार ही होते थे, लेकिन खेती नहीं करते थे, खेती किसान करते थे, लेकिन मालिक खलिकाना उसके पास था, ठीक है। तो खेत नहीं था लोगों के पास, जिसके चलते जो है शोषण होता था किसानों को, ठीक है। तो उसी चलते जो भारत में जो है 1951 के आसपास जो है, लगता है 1951 में जो है फर्स्ट ज़मींदारी उन्मूलन जो है इसको किया गया था, ठीक है। तो भूमि सुधार अधिनियम उसमें लाया गया था, ठीक है। तो उसमें ये ज़मींदारी उन्मूलन को जो है ख़त्म कर दिया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अनुसूची 9 में था, भूमि सुधार से रिलेटेड, भूमि को सुधार किया गया इसमें, ठीक है। ज़मीनों को जो है बंटवारा कर दिया गया, कई भागों में लोगों को बांट दिया गया, किसी एक जगह नहीं रखा जाए, कोई एक मालिक ना हो, ठीक है, उसको अति कर दिया जाए, तो उसी में ज़मींदारी उन्मूलन हो गया।
नेक्स्ट हमारा है अनुसूची 10 की बात करें तो अनुसूची 10 में जो है दल बदल की बात कही गई है। अनुसूची 10 में दल बदल की बात कही गई। दल बदल कहने का मतलब है, जैसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, कि जैसे कि अभी चिराग पासवान जो है एलजेपी में है, वो अकेले पड़ गए नहीं, तो उन्होंने जो है अकेले पड़ गए नहीं, उनके जो दो चार मंत्री थे वो नहीं दूसरे पार्टी में, पारसनाथ की पार्टी में शामिल हो गए, ये बेचारा अकेले पड़ गए। तो कहने का मतलब दल बदल जो होता है, जैसे कि काम ये बताया गया है कि अगर आप एक बार में ही कई सारे मंत्रियां आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, बहुत सारा, अगर कोई एक जाता है तो उसको जो है निरस्त कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जो है उसका चुनाव को जो है ख़त्म कर दिया जाता है और उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। मतलब अगर कोई एक भागता है तो उसका जो है पार्टी सदस्यता ही ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, ये संविधान में वर्णित है। लेकिन अगर पूरे पार्टी ही आपका विरुद्ध हो जाता है, जैसे कि चिराग पासवान के साथ पूरा पार्टी के लोग ही किसी और पार्टी में चला जाता है, तो वो जो है दल बदल के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे दल बदल क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनुसूची 11 की बात करें तो इसमें पंचायत व्यवस्था की बात कही गई है। ग्रामीण नहीं, गांव में आज भी देखिए पंचायत स्तर से नहीं, वार्ड सदस्य नहीं, ग्रामीण एरिया पे मुखिया का चुनाव हो रहा है जैसे अभी बिहार में, ठीक है। तो पंचायत स्तर को आप लोग समझ रहे होंगे। तो पंचायती बातों को, पंचायती विभाग के बारे में बात किया गया है, अनुसूची 11 में बात किया गया है। पंचायतों में ग्रामीण एरिया का जो प्रशासन व्यवस्था होगा वो पंचायत के स्तर से शुरू होता है। तो किस में बात किया गया, अनुसूची 11 में बात किया गया पंचायत के बारे में। 12 की बात करें जो अंतिम है, उसमें नगर पालिका की बात की गई है। नगर पालिका नहीं, नगर पालिका जैसे शहरों में होती है, नगर निगम, नगर पालिका नहीं, तो ये नगरों को साफ़ सफाई, नालियाँ कैसी होगी, नहीं सड़कें कैसी बनेगी, विधायक कौन सा सड़क बनाएगा, कहाँ बनाएगा, क्या बनाता है, उसके बारे में हमें बात की गई है। तो ये पूरा हमारा पॉलिटी का अनुसूची का एक पैकेज था, समझिए एक तरह से। इसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, 1-2 बार इसको पढ़िएगा, देखिएगा कि हमारा भाग कितना है, 22 भाग है, अनुच्छेद कितना है, 395 है, अनुसूची 12 है, और 12 अनुसूचियों में क्या क्या चीज़ वर्णित किया गया है उसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने हैं हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ